हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। क्लास 10 की ज्योग्राफ़ी चल रही है। अभी लेसन 1 चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के पार्ट 1 को देख लें। लेसन 1 पार्ट 1 और ये लेसन 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बाद का ये भाग है, तो अगर आप पहले उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा समझने में अध्याय को आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, पिछले जो पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा है उसमें मुख्यतः संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है और संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा गया है। और बाकी का जो चैप्टर का शेष पार्ट है, इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे और अभ्यास के प्रश्न भी कराएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है भू संसाधन, मतलब भू मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, मृदा जिसको कहते हैं। तो अब मृदा संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर क्या हैं? आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? कहने का तात्पर्य ये है कि जो भूमि पे ही सब क्या है? देखिए, भूमि पर ही क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं हैं। ये सब भूमि पर ही आधारित हैं और ये सब क्या हैं? सीमित हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो उपलब्ध भूमि हमारा है उसका उपयोग जो करना है, क्या करना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से और सावधानी से करना चाहिए। ठीक हो गया? भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है और द्वीप है। आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी भारत भूमि पर उस पे जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें क्या क्या हैं? तो उसमें देखिए, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है और द्वीप हैं। द्वीप मतलब समझ रहे हैं? जो चारों तरफ से क्या है? जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। जिसमें क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी में अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान जो है, अंडमान निकोबार जो है, और अरब सागर में कौन सा द्वीप है अपना? तो लक्षद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में। तो ये 2 द्वीप हमारे हैं, वही उसी के बारे में कह रहा है। अब देखिए, 43% जो भूभाग है वो क्या है? मैदानी है और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत जो है पूरे क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे है? तो 30% पे है। वे कुछ जो हैं बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्वतों से कुछ नदियां जो होती हैं बारहमासी निकलती हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का 27% भाग क्या है? पठारी है। इस तरह से 100% में देखिए, ये 43% क्या है? तो मैदानी क्षेत्र है, 30% क्या है? तो पर्वतीय है और 27% क्या है? तो यह जो है पठारी है। इस तरह से टोटल ये कितने हो गए? 100% हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये भी याद कर लीजिए कि एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पे मैदान है, कितने प्रतिशत भाग पे पठार है, कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है। तो ये सब आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। आइए नीचे देखते हैं। ये दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए, ये भूमि जो है उपयोग जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? तो ये जो 1960-61 में ये आंकड़े रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आंकड़ा जो है इधर दिखा रहा है जो 2000 क्या है? 14-15 का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2014-15 और 1960-61। अब इसमें क्या है? देखिए, अब जो है वन जो है 1960 में कितने % भाग पे था? तो 18% भाग पे था।
वही जो है अभी क्या हो गया है, तो 23% भाग पे हो गया है। हालांकि जो 1952 में जो वन के लिए नियम बना है, वन संरक्षण के लिए, उसके हिसाब से भारत के जो है कितने परसेंट भाग पे रहना चाहिए फ्रेंड्स, 33% भाग पे वन रहना चाहिए। अभी उस औसत से भी क्या है, वन कम है। तो ये आंकड़ा आप देख लीजिए, कह रहा है कि जो है 18% भाग जो है क्या थी, ये बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। उसके बाद से वह जो है उस समय 18% थी, अभी क्या है तो 5.5% है। ये 18% पे बंद था, अभी 23% पे है। बंजर भूमि जो थी वो क्या हो गई है, अब 5.5% हो गई, पहले 18% थी। मतलब पहले बंजर भूमि ज़्यादा थी, अब क्या है, कम है। पहले क्या था, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत जो क्षेत्र थे कितने थे, 4.95, मतलब 5% के आसपास थे। अभी इनकी मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, 8.7% हो गया है। उसी तरह से अस्थायी चारागाह और जो अन्य जो है गोचर भूमि जो थी कितनी थी, तो वह कितनी थी, तो 4.71 थी। अब जो क्या है, कम हो गई है, 3.3 हो गई है। उसी तरह से आप देखिए जो विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र थे वो कितने थे, तो वह 1.5% थे, जो अभी क्या हो गया है, 1% हो गया है। कृषि योग्य जो बंजर भूमि थी वह कितनी थी, तो 6.23% थी, अब वह भी घट करके कितनी हो गई है, तो 4% हो गई है। पृथ्वी भूमि के अतिरिक्त अन्य जो पुरातन पृथ्वी था वह कितना था, तो 3.5% था, जो लगभग समतुल्य है, उतना ही है, लगभग 3.6 है। और वर्तमान जो पृथ्वी है वो कितनी है, पहले थी 3.73, अभी क्या है, 4.9 है, ठीक है। और शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है वो पहले कितना था फ्रेंड्स, अभी देखिए 45.5% जो है शुद्ध बोए जाने वाली जो ज़मीन है, और पहले क्या था, वह 46% था, ठीक है। तो लगभग सिमिलर है, लेकिन जंगलों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, वन की मात्रा में। तो यह एक ग्राफ के माध्यम से आपने समझा। आइए नीचे देखते हैं। अब भू उपयोग कह रहा है फ्रेंड्स, कैसे करते हैं, देखिए भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। अब कैसा क्या क्या इसमें है, वन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों का ज्ञात कीजिए कह रहा है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि है, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इसमें इमारतें हैं, सड़क है, उद्योग इत्यादि हैं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि है। अभी आपने ऊपर जो देखा है सर्किल के माध्यम से, वही सारा चीज़ नीचे वर्णित कर रहा है कि किसके अंतर्गत क्या आता है। जैसे प्रतिभूमि के अंतर्गत क्या क्या है, तो अस्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। प्रतिभूमि है, वर्तमान प्रति है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि है, जैसे पुरातन प्रति, पहले जो है 1 से 5 वर्ष खेती न की गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। उसके बाद से 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र। मतलब 1 वर्ष में अगर किसी क्षेत्र में क्या हो जाए, बुआई हो जाए, कृषि हो जाए, तो क्या हो गया, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, और वह सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब भारत में भूमि उपयोग प्रारूप क्या है, तो कह रहा है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक पारंपरिक इत्यादि शामिल हैं। आइए थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, बहुत लोगों को कुछ वर्ड इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में क्या है, तो भू आकृतिक। भू आकृति का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, भू आकृतिक मतलब भू माने पृथ्वी होता है, आकृति माने उसकी बनावट, यानी भू आकृति तो किस तरह का है, जैसे पर्वत है या पठार है या मैदान है, क्या है, वो सब क्या है, भू आकृति के अंतर्गत आते हैं। जलवायु आप समझ ही रहे हैं, मृदा आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है इसकी ऊपरी परत जो होती है उसको हम मृदा कहते हैं, ठीक है। अब मानवीय कारक हैं, मानवीय कारक के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स, जैसे जनसंख्या आ गया, जनसंख्या कितने क्षेत्र में बसी उसको घनत्व बोलते हैं उसको। प्रौद्योगिकी जिसको मतलब टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति आप समझ ही रहे हैं, और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं, ठीक हो गया।
कह रहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड्स, तो 32.8, इसको हम क्या कहते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है टोटल भारत का जो है क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भूभाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन अब जो ये क्षेत्रफल टोटल है इसका 93% ही हम केवल हमारे पास आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर के प्रांतों में जैसे असम है को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, जैसे क्या है, असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सिक्किम है। तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इसमें असम का डाटा हमारे पास पूरा है। बाकी अन्य जो राज्य हैं उनके हमारे पास जो सूचित क्षेत्र के बारे में जो जानकारी है पूरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए 93% के बारे में ही पूरे भारत की जो भूमि है उसके बारे में हमें आंकड़ा हमारे पास है, जानकारी है। कह रहा है इसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों को भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अब जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो पीओके अपना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, या जो है अक्साई चीन है, उसका भी हमारे पास सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो अब क्रियाकलाप देखिए, कह रहा है भू उपयोग के 2 वृत्त, जैसे जो आपने ऊपर देखा, तुलना करके पता लगाइए कि 1960 और 2014-15 के बीच कितना जो है बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। बहुत मतलब कम परिवर्तन आया है वो बोए गए क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं, आंकड़ा मिला लीजिए। ठीक है, अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि क्या है, अनुपजाऊ है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि को 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता तो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग क्या होगा, 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। देखिए, पंजाब में क्या है, जो भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र है पंजाब हरियाणा में कितना 80% है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है, 10% क्षेत्र पे ही क्या होता है, अनाज बोया जाता है। क्लियर हुआ। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या होता है, 10% पे ही क्या होता है, भूमि का उपयोग होता है बोने के लिए। बाकी जो है 90% जो है भूमि जो है वो बोने के उपयोग में नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत पे है, तो 80% ज़मीन क्या है, केवल अनाज उगाने के लिए, बोने के लिए। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात। अब कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, तो क्यों इन क्षेत्रों में जो है कम अनुपात में कृषि क्षेत्र हुए हैं, क्यों है, इनका आप पता लगाइए। तो आप बता सकते हैं कि ज़मीन जो क्या है, पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, सिंचाई के जो है साधन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तमाम कारण है। अब हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो है, देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी फ्रेंड्स, 1952। ठीक है, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भाग पर रहता है, मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, कितने परसेंट, 35% भाग पर होना चाहिए। लेकिन अब इसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र में भी कमी है। कितने है, अभी 23% पे ही है। 10% भी वन जो हैं कम हैं। जो हमारी वन नीति है 1952 उसके अनुसार अभी 10% भाग पे क्या है, कम है। अब वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा क्या है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में क्या है, पहाड़ी चट्टानें हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि में क्या है, तो पहाड़ी चट्टानें आती हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में क्या है, बस्तियां हैं। जैसे जो गैर कृषि का मतलब हो गया कि जो कृषि में भूमि का उपयोग न हो, क्या हो जाएगा, गैर कृषि हो गया। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए वह भूमि जहाँ हम क्या बना लेते हैं, बस्ती बना लिए, सड़क बना लिए, रेल बना लिए, लाइन बना लिए, उद्योग इत्यादि स्थापित कर लिए, तो क्या हो गई, गैर कृषि भूमि हो गई। क्लियर हो गया। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर क्या हो रहा है, गंभीर आपदा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय देख लीजिए। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग किससे करते हैं, तो भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है।
अब देखिए इसमें भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आती है। 56% जल क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। देखिए भारतवर्ष में टोटल जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है क्या है, निम्नीकृत है। निम्नीकृत का मतलब आप समझ रहे हैं, वह भूमि जहाँ पर हम कोई कृषि कार्य या कोई निर्माण का काम नहीं कर पा रहे हैं, वह कौन सी भूमि होगी, तो निम्नीकृत भूमि होगी। अब वह निम्नीकृत कैसे होती है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 28% भूमि क्या है, वनों के अंतर्गत है, तो वहाँ हम कोई कृषि काम नहीं कर पाएंगे, उद्योग काम निर्माण काम नहीं कर पाएंगे। 56% भाग क्या है, तो जल अपरदित है, मतलब जल के द्वारा क्या हो गई है, अपरदित हो गई है। और शेष क्षेत्र क्या है, लवणीय और क्षारीय हो गई है। लवणीय और क्षारीय मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे मानव के माध्यम से भी क्या होती है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है। जैसे क्या करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं हम, अति पशुचारण करते हैं, खनन जो हम लोग खदानों से कोयला या कोई खनिज का खनन करते हैं, उससे भी भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण देखिए झारखंड है, अब खनन के कारण में निम्नीकृत कहाँ हो रहा है, तो आप झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, अति पशुचारण की वजह से क्या है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में क्या है, अधिक सिंचाई की वजह से क्या हो गया, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अब देखिए निम्नीकरण का मतलब वह भूमि जो हम उपयोग में नहीं कर पाते हैं, क्या हो जाता है, उस भूमि में या तो लवणता बढ़ जाती है या क्षारीयता बढ़ जाती है। अब यह किस तरह से बनती है, तो अति पशुचारण से हो जाएगा, अति सिंचाई से भी हो जाएगा, जो है खाद्यान्नों को खनिजों को खोद कर निकालने से भी हो जाता है, वनों के उन्मूलन से भी ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब देखिए खनिज प्रक्रिया जैसे क्या है, सीमेंट है, उद्योगों में चूना पत्थर को पीसना, सीमेंट उद्योग में क्या होता है, चूना पत्थर को क्या कहता है, पीसा जाता है। मृदा बर्तन उद्योग में चूने को क्या करते हैं और सेलखड़ी के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है, धूल विसर्जित। जैसे चूना पत्थर पीसा जाएगा सीमेंट के लिए, तो क्या होगा, उसमें से बहुत ज़्यादा धूल क्या होगा, वायुमंडल में विसर्जित होगी। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और यही जब जो है ज़मीन पे क्या होता है, इसकी एक परत जम जाती है तो मिट्टी में जो है जल सोखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, वह जल नीचे नहीं जा पाता, अवरुद्ध हो जाती है। कह रहा है पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब देखिए भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चरागाहों का क्या किया जाए, उचित प्रबंध किया जाए, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन क्या करते हैं, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब देखिए ये जो निम्नीकरण के लिए क्या बताया, तो पशुचारण को नियंत्रण करें, रेतीले टीलों को जो है क्या करें, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दें जिससे रेतीले वाले टीले उड़े मत हवा से। भूमि के कटाव के लिए क्या करें, शुष्क क्षेत्रों में ये सब प्रक्रिया कर सकते हैं। बंजर भूमि के लिए क्या करें, तो उचित प्रबंधन करें उसका। खनन नियंत्रण और औद्योगिक जिलों को परिष्कृत करके जो पानी निकलता है उससे भूमि के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब मृदा संसाधन देख लीजिए, मृदा संसाधन क्या है, तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखिए मृदा क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में कितना वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, अब मृदा को बनाने की, मृदा माने मिट्टी को बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या भूमिका है, उच्चावच का है। उच्चावच समझ रहे हैं आप लोग, जैसे जो पर्वत हैं या पठार हैं जो ज़मीन से ऊंचे हैं उनकी भी बहुत भूमिका है। जनक शैलें हैं जो प्राथमिक शैल होती है, संस्तर होता है जो लेयर होती है, और जलवायु, वनस्पति और अन्य पदार्थ जो है इसके मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनित्य तत्व जैसे तापमान है परिवर्तन,
बहते हुए जल की क्रिया, पवन है, हिम नदी है और अपघटक क्रिया आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। अब जैसे मान लीजिए पवन है तो क्या करती है, पवन एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को उड़ा कर ले आती है, तो वहाँ की मृदा क्या हो जाएगी, उसका जो है आकार प्रकार बदल जाएगा, मृदा की जो है मोटाई बढ़ जाएगी। हिम नदी क्या करती है, ऊपर से जो है अपने साथ मिट्टी के कणों को बहा कर लाती है, ठीक है। उसी तरह से अपघटन की भी प्रक्रियाएं हैं। तो ये सब क्या है, मृदा को बनाने में योगदान देती हैं। अब मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जो है जैव, जो जैव होता है, ह्यूमस जिसको कहते हैं, और अजैव दो प्रकारों से बनती है। मृदा में जो है जैव और अजैव दो प्रकार से बनती है। अब देखिए एक समझाने का प्रयास किए हैं। ये जो ऊपर की जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी संस्तर, और उसके नीचे जो है जिसमें गाद होता है, बालू होता है, सिल्ट होता है, वह निचली परत है। आधा स्तरीय अपक्षयित आधारीय चट्टानी होती हैं और अपक्षय रहित आधारीय चट्टानें होती हैं। ये जिस पे अपक्षय ये रहित हैं, ठीक है, और ये अपक्षयित हैं। तो ये मृदा, इस सभी को क्या कहते हैं, तो मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व। अब मृदा को बनाने की जो प्रक्रिया ये सब है, जो निर्धारित मृदा को करते हैं, ये तत्वों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रंग आ जाता है, गहराई कितनी मीठा की है, किस तरह के जो है शैलों से निर्माण हो रहा है, उसका आयु क्या रहेगी, और रासायनिक और भौतिक गुण क्या क्या रहे, जिसके आधार पर मृदाओं का निर्माण होता है। और उसके आधार पर मृदा का वर्गीकरण यहाँ किया जा रहा है कि जो है आधार, गुण, रंग और उसकी बनावट, उसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसके हिसाब से मृदा का वर्गीकरण किया गया है, मृदा का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित होती हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्या आ गया, जलोढ़ मृदा। आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। तो यह मृदा आइए देख लेते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों, जैसे देखिए जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 मुख्य नदियां, जैसे क्या है, नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा यह मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा जो भी हैं वो किससे बने हैं, तो जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। ये जलोढ़ मृदा आप देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी के घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। देखिए, कह रहा है कि जैसे जैसे हम मृदा के मुहाने पर रहते हैं तो वहाँ किस कणों, बड़े कणों को पाते हैं, और ढाल पर जो है मोटे कण होती हैं, और जैसे तलहटी में किस तरह की मृदाएं होती है, तो वह बहुत ही निम्न जिनके कण होते हैं, बारीक होते हैं। अब हमने ये पढ़ा जलोढ़ मृदा। अब मृदा के मुख्य प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ मैप में कौन कौन सी। देखिए, पर्वतीय, ये जो पर्वत के क्षेत्र हैं ये सब क्या हैं, ये पर्वतीय वन और हैं। ये आपका जो है जलोढ़ मृदा आप देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जलोढ़ मृदा है राजस्थान, इधर जो है पूर्वी तट पे है ये, और बाकी जो है लाल और पीली आप देख सकते हैं ये मृदा, ठीक है। काली आप देख सकते हैं, ये काली मिट्टी है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र पूरा है। लेटराइट आप देख सकते हैं जो पश्चिमी तट पे थोड़ा सा है, और थोड़ा सा नीचे ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है और राजस्थान से सटे ये, और शुष्क में जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये उड़ीसा से ऊपर का क्षेत्र है। आइए नीचे इसका डिटेल से वर्णन करते हैं। कणों के आकार एवं घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। अब कह रहा देखिए, पुराना जलोढ़ होता है जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यानी पुरानी जहाँ मृदा जो है उसको हम लोग बांगर कहेंगे, और नई जो मृदा है जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए नदी जो है अपने साथ जो है मृदा बहा कर लाई, और बाढ़ जब आता है तो दोनों क्षेत्रों पे क्या होता है, छोटे छोटे कण जम हो जाते हैं। मृदा का ये क्षेत्र है। तो जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको बांगर बोलते हैं,
क्योंकि ये हर साल बाढ़ आता है, यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है और ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। लेकिन जब इसी से आगे जो है, जो मिट्टी पहले आकर के जम जाती है, यानी पहले जो पुराने बाढ़ आए वहाँ बाढ़ नहीं पहुँच पाता है, तो जहाँ बाढ़ का पानी हम नहीं पहुँच पाता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। और अभी भी जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाए हर साल और नई मिट्टी बाढ़ के माध्यम से आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बांगर मृदा में क्या होती है, कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में क्या होता है की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए। खादर में क्या होते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। चूँकि हर साल क्या होता है, वो बाढ़ आती है, बाढ़ से मृदा जो है जम जाती है और महीन उसके कण होते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं क्या है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनके गन्ने, चावल और गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा। थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को और बता दें फ्रेंड्स, जो जलोढ़ मृदा है यह जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 15 लाख जो है वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यह जो है, जो संपूर्ण जो क्षेत्र है उसका 45.6%, देखिए 45.6% पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक हो गया। आइए काली मृदा के बारे में पढ़ लें। इन मृदाओं का रंग क्या होता है, काला होता है और इसे क्या कहते हैं, रेंगुर मृदा भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा था कि रेंगुर मृदा किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए रेंगुर मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। ठीक है। अब इस मृदा की क्या विशेषता है, तो इसमें कपास की खेती खूब होती है। काली कपास मृदा के नाम से भी माना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, जो दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, उत्तर पश्चिमी भागों में ये पाई जाती है। लावा जनक शैलों से बनी है। अब देखिए जो काली मृदा क्या है, लावा जनक। जैसे लावा कहाँ से बनेगा, तो जब ज्वालामुखी आएगा तो उससे जो लावा का उदार होता है वही जमा हो जाता है तो बेसाल्ट बनता है और बेसाल्ट जो ही टूट फूट करके जिससे जो मृदा बनती है वो काली मिट्टी बनती है, उसकी काली मृदा कहते हैं। अब ये मृदाओं का जो वितरण है कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटी तक फैली है। ये काली मृदा आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए काली मृदा क्या होती है, बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में क्या होती है, गहरी दरार पड़ जाती है इस मृदा में, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जितना मुश्किल होता है, जोतना क्या होता है, इनको मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून के प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा देख लीजिए। तो लाल मृदा जो है दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में रमेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कहाँ कहाँ है ये मृदा, तो लाल और पीली मृदाएं जो हैं उड़ीसा, देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रमेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। क्यों इनका लाल रंग होता है, तो लौह धातु के प्रसार के कारण इनका रंग लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। जलयोजन जब क्या होता है, मिट्टी में जल की मात्रा जब जाती है और जल जो है निरंतर उसमें बना रहता है, तो उस प्रक्रिया में कुछ तत्व भी घुल करके जाते हैं, जिससे इसका रंग क्या होता है, पीला पड़ जाता है। तो इसको लाल और पीला मिट्टी जैसा नाम है उससे कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी देख लीजिए आप। लेटराइट मिट्टी देखिए, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द किससे आता है, लेटर से आया है, जिसका अर्थ क्या है, ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। क्या होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब आर्द्र मौसम और शुष्क ऋतुओं के क्या होता है, एक के एक बाद आने के कारण होता है, तो वहाँ लेटराइट मिट्टी होती है।
यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। जहाँ भारी वर्षा होती है इसका क्या हो जाता है, बहुत निछावन होता है। और लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। अधिकतर दक्षिणी राज्यों में कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक हो गया। अब जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब जहाँ देखिए पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाएंगे, इसका मतलब वहाँ जो लेटराइट मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा, जहाँ मतलब वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी वहाँ ह्यूमस की मात्रा मान लीजिए नहीं है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपर्दन तथा भूमि निमीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। कहाँ कहाँ, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। आंध्र प्रदेश, केरल का लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी उपयुक्त हैं। लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में काजू की फसल इस पर उगाई जाती है। अब मरुस्थलीय मृदा देख लीजिए, तो मरुस्थलीय मृदा का रंग क्या होता है, लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान का जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः संयदन मतलब इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि को बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में देखिए सिंचाई के माध्यम से मरुस्थलीय भूमि को कृषि योग्य में बदला जा रहा है। वन मृदा देख लीजिए, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कण का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण के उपाय क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मृदा अपर्दन कहते हैं। मतलब जहाँ मृदा का क्या हो जाए, कटाव हो जाए और कट करके बह जाए मृदा, चाहे वह मृदा पवन के माध्यम से बह जाए चाहे जल के माध्यम से बह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन। मतलब सीधे तौर पर जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन के द्वारा या जल के द्वारा या नदियों के द्वारा या हिमनद के द्वारा चली जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। मृदा बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों संतुलन होता है। ये अपर्दन देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, मृदा कट रही है, नदी के द्वारा भी कट रहा है, ये सब अपर्दन के कारण। अब देखिए, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण है, खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल मृदा का अपर्दन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि यानी बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, अवनालिका अपर्दन देख रहे हैं ना। इसमें क्या होता है कि यह जब बारिश होता है तो जल के माध्यम से ये देखिए गहरे गहरे दरारें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से अपर्दन हो जाता है। ये देखिए, इसी को कहते हैं अवनालिका। अवनालिका मतलब एक नाली के रूप में ये अवनालिका अपर्दन है। अब पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। पवन के द्वारा जो मतलब ढालू क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ से जब जो है मृदा को उड़ा ले जाते हैं तो उसको पवन के द्वारा उड़ाने को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। देखिए कह रहा है
कि जैसे जो भूमि ढलुआं होती हैं, जैसे देखिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, अब इसका ढलान इस तरफ है, तो हमको जुताई कैसे करना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें नाली बनेगा, तो और मृदा का क्या होगा, कटाव होगा, इसके नालियों के माध्यम से मृदा बह जाएगी नीचे की तरफ। इसमें जुताई कैसे करना, तो समोच्च रेखा इस तरह से जुताई करना चाहिए, ठीक है। ऐसे जब जुताई होगा इसमें तो ये क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी इन जो धारीदार हैं इन्हीं में रुकना शुरू हो जाएगी जल के माध्यम से, ठीक हो गया। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। कह रहा है जैसे हिमालय जो क्षेत्र है या पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरह की जो है खेती की, तो सोपान जिसको सीढ़ीदार कहते हैं, ऐसे ऐसे जुताई की जाती है, ठीक है, ताकि ऊपर से यह पानी जो है इन क्यारियों में रुकता रहे, इनमें रुकता रहे। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं सोपान कृषि या सीढ़ीदार जुताई या सीढ़ीदार जो खेती होती है। पेड़ों को कतारों में लगाकर भी क्या कर सकते हैं, हम मिट्टी के कटान को रोक सकते हैं। मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पेटियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानांतरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत के पर्यावरण की दशा सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले में यह कहकर दिखाया गया कि भूमि नियमीकरण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजारी में वृक्ष घनत्व क्या है, 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में क्या हो गया, 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। यह झबुआ जिले के गांव जो है सुखो माजरी है, उसका उदाहरण ले रहा है कि 1976 में क्या था, वहाँ पर जो वनों का जो हेक्टेयर थी जितने 13 प्रति हज़ार हेक्टेयर पर वन थे, जो 1992 में 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। मतलब वहाँ के लोग जागरूक हैं, जिससे मिट्टी का क्या हुआ है, कटाव रुका है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से लेकर 1984 के बीच परिवारों की औसत आमदनी क्या हो गई थी, वार्षिक 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनः स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि का भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल का जल विभाजन प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन 1 क्लास 10 का समाप्त हुआ। अभ्यास के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको पता है कि जो है नवीकरणीय में मतलब जो समाप्त न हो, जैव है नहीं, जीवित तो है नहीं, प्रवाह का कोई मतलब नहीं, तो ये किस तरह का है, तो अनवीकरणीय है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो देखिए, पुनः पूर्ति योग्य तो है, ये है मानवकृत अजैव अचक्रीय। तो यह कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा मानवकृत तो है नहीं, तो यह मानवकृत संसाधन नहीं है, क्योंकि नदी में समुद्रों में ज्वार आता है तो मानव का उसमें कोई भूमिका तो है नहीं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आपने पढ़ा कि पंजाब और हरियाणा में अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। चौथा दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान की खेताई सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आप लोगों को पता है कि जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, तो ये उत्तराखंड आप इसमें ले सकते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान में क्या आ जाएगा, तो मरुस्थलीय आ जाएगा। झारखंड जो है तो लेटराइट की तरफ से आ जाएगा। और देखिए, महाराष्ट्र जो हो जाएगी, काली मृदा का क्षेत्र महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अभ्यास के प्रश्न भी कंप्लीट हुए। ये 30 शब्दों में उत्तर है, आप लोग दे लीजिएगा। जैसे इसका 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों का क्या, आप 4-5 राज्य बताइए, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये सब क्षेत्रों पे जो है काली मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर चैप्टर आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को
फिर से कह रहा हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर कर दीजिए और ढेर सारा लाइक और कमेंट करिए। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्लास 10 का लेसन सेकंड लेकर के। तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।